उत्तम आचार धर्म का पालन करने वाली साध्वी हो। आपने नियम का भंग किया है। आपको समय का भान नहीं रहा। सूर्यास्त के बाद उपाश्रय पहुंचना ये आपको शोभा नहीं देता और ये हमारे नियम के विरुद्ध है। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जब देखो ऑफिस। तुम्हें ये परिवार के लिए जैसे समय ही नहीं है। एक भी दिन तुम ऑफिस नहीं छोड़ सकती। अरे सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी बहू कहां पर है। क्या जवाब दूं? तुम कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करती। क्या करूं मैं तुम्हारा? हर वक्त तुम लेट आती हो घर पर। वो बुढ़ा मेरा बाप राजा शेणेक अपने मस्तक से मुकुट स्थगित करने में समय लगा रहे हैं। मन तो करता है उनका मस्तक ही स्थगित कर दो। बस अब बहुत हुआ। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने फैसला ले लिया है। इस घर में मेरे नियम चलेंगे या पिताजी के। लेकिन पापा, आपके इस व्यवहार को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हम अपना जीवन ऐश्वर्य से जीना चाहते हैं, परंतु महाराज के हर प्रवृत्ति में उदासीन भाव हमारे इस भोग विलास में बाधक बन रहे हैं। हमारे और इस राज्य की भलाई के लिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकती हूँ। मैं केपेबल हूँ। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं, करण की भी नहीं। आई डोंट नीड हिम एनीमोर। अब चाहिए तो सिर्फ मुक्ति। इन सारे पात्रों को तो आप जानते ही होंगे। ये है राजा कोणिक। इन्होंने अपने पिताजी को बांधा और अपना सिंहासन प्राप्त किया, छीन लिया सिंहासन उनसे। और वो है चंदन बाड़ा जी। उन्होंने अपने से छोटी शिष्या मृगावती जी के प्रति अशातना की। और ये है सूर्यकांता। इन्होंने अपना भोग विलास नहीं छोड़ा, लेकिन अपने पति को छोड़ दिया, और वो भी। खैर, ये तो सारी भूतकाल की बातें हैं, इसे छोड़ देते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान की ओर। प्रेजेंट में ये है कोणिक, अरे क्षमा, ये है करण, और वो है चंदन बाड़ा जी। अरे रे रे रे, क्या हो रहा है? क्षमा क्षमा, अगेन सॉरी। ये है चारुलता, और ये है सूर्यकांता। सृष्टि। फिर से क्षमा क्षमा क्षमा, ये है सृष्टि। नहीं नहीं, सब कुछ सही है, परंतु क्या है, नाम बदले, समय बदला, काल बदला, लेकिन नहीं बदली है तो वृत्ति और प्रकृति। वैसे ही जिसे पहले स्वार्थ, अशातना, क्रोध, द्वेष और सत्ता का मोह ये शब्द कहा जाता था, उसे आज कहा जाता है ब्लेमिंग, जेलेसी, पॉसेसिवनेस, ईगो, चीटिंग, सेल्फ नेगेटिविटी। आज हम ऐसे नामों को जानते हैं, लेकिन इन सारी नेगेटिविटी के जन्म का एकमात्र कारण है सिर्फ एक शब्द की अनुपस्थिति। एक शब्द की अनुपस्थिति से इतनी सारी नेगेटिविटी कैसे जन्म ले सकती है? कौन सा है वो एक शब्द? कौन सा? आपको भी जल्दी है ना जानने की, तो आइए जानते हैं कि कौन सा है वो एक शब्द। हाँ, आई नो तू आज लीव पर है, लेकिन प्लीज वो फाइल रीनेम करके मुझे भेज दे। मुझे आगे फॉरवर्ड करनी है। ओके, चल बाय। सृष्टि बेटा। जी मम्मी। बेटा, आज करण को इडली खानी थी,
तो कल रात को मैंने दाल चावल भिगोने के लिए बोला था, भिगो दिए ना? वो मम्मी जी, मुझे ऑफिस का इतना काम था ना, मैं भूल गई। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे जब देखो ऑफिस। तुम्हें इस परिवार के लिए कुछ समझ नहीं है। अरे कभी भी पैसे और पोस्ट के पीछे लगी रहती हो तुम, और हमेशा हमेशा ये फोन के पीछे लगी रहती हो तुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हुई है या इस फोन से। मम्मी जी प्लीज। हेलो, क्या? नहीं, रुको, मैं चेक करती हूँ। मम्मी जी, हाँ, आपने साहिल को उठाकर स्कूल भेजा था ना? आज तुम्हारी बारी थी। हाँ, तो मुझे लगा कि तुमने भेज दिया होगा तैयार करके। देखो सो रहा होगा कमरे में। अरे उस कमरे से तो मैं अभी आ रही हूँ, वो वहां नहीं है। अरे मुझे ऑफिस के काम थे तो आप उसे उठाकर नहीं भेज सकती थी? अरे उसके ऑफिस के स्कूल से फोन आया था, वो स्कूल ही नहीं पहुंचा है। क्या? हाँ। हे भगवान, कहाँ गया होगा साहिल? साहिल, करण, साहिल के स्कूल से फोन आया था, वो स्कूल ही नहीं पहुंचा है। हाँ, आप जल्दी आइए। कैसी लापरवाह माँ हो तुम। अरे अपने बच्चे का जरा भी ध्यान नहीं रखती। अरे फोन करो उसको, फ्रेंड्स को। अरे हाँ मम्मी जी, एक मिनट में कर रही हूँ। सृष्टि जल्दी करो फोन। हेलो, रौनक की मम्मी, वो साहिल आया है क्या? क्या बोल रही है? नहीं आया। विवेक को फोन कर, विवेक को। हेलो बेटा, हेलो बेटा विवेक, मैं साहिल की दादी बोल रही हूँ। बेटा साहिल आया है तुम्हारे घर पे? नहीं। हे भगवान, हे परम गुरुदेव, मेरे साहिल की रक्षा करना मेरे। हेलो सृष्टि, सर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल 2 मिनट में कॉल नहीं, फाइल क्यों नहीं भेजी तुमने अभी तक? सर वो एक मुझे ना थोड़ा सा काम आ गया सृष्टि, आई हैव अ मीटिंग, 5 मिनट के बाद है, तुम भेजो जल्दी से मुझे फाइल। सर प्लीज गिव मी सम टाइम। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड सृष्टि? अभी का भी अगर फाइल नहीं भेज रही हो तो यू विल बी फायर्ड। हे भगवान, कैसे कर्म की है मैंने कि मुझे ऐसी बहू मिली। तुम्हें ये टाइम पे भी ऑफिस दिख रही है तुम्हें। हमेशा तुम त्योहारों पे घर पर नहीं रहती, फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करती, घर परिवार की चिंता नहीं करती। मम्मी जी प्लीज। क्या मम्मी जी प्लीज? अरे घर परिवार के लिए हमने हमारा पूरा जीवन निकाल दिया है यहाँ पे, और मम्मी जी प्लीज? अरे तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, जताना क्या चाहती हो काम करके? देखो मेरा बेटा भी कमा ही रहा है, और 1000 बार मैंने बोला है कि ये ना घर संभाला करो तुम। क्या हुआ? अरे क्या वो क्या आज हुआ? ना साहिल ये को ऑफिस उठाने में का रहती टर्न है, मेरा क्या था, ध्यान लेकिन देगी मैंने नहीं साहिल उठाया, का? ये नहीं उठाया, अरे ये क्या नहीं है? क्या हुआ है? साहिल कहाँ पर है? कैसे पता चलेगा कि कहां पर है वो? अरे इसे परिवार और अपने बच्चे पर सोचा हो तब ना। मम्मी प्लीज। क्या मम्मी जी प्लीज? हमेशा मम्मी जी। काम डाउन। मैं काम ही हूँ। मैंने अपने दोस्त से बात की है, वो पुलिस में है, हम वहां चलते हैं। हाँ, अरे इस साइड। साहिल, अरे भगवान, कहाँ था तू? बता के नहीं जा सकता था? और मैं नहीं उठी तो मुझे उठा नहीं सकता था? और तू स्कूल क्यों नहीं गया? अरे मम्मी, आज मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं गया। पर तू था कहाँ? मेरे साथ। पापा आपके साथ? हाँ मेरे साथ, वो आज मेरे साथ था। मैं आज सुबह जब उसे स्कूल के लिए तैयार करने गया तो मुझे देखा कि थोड़ा सा बुखार आ रहा है। इसके सबसे पहले मैं उसके डॉक्टर के पास लेकर गया, और उसके बाद वहां से हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई गई आराध्य आर्ट गैलरी दिखाने लेकर गया था। हाँ, वहां पर मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी, चंदन बालाजी की, अभिषेक कुमार की, चक्रवर्ती राजा भरत की और राजा कोणिक की भी। मैंने फोटोज भी लिए हैं, ये देखो मम्मी, ये देखो कितने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। ऐसा लग रहा है कि ये सारे कैरेक्टर्स आपके सामने लिटरली खड़े हैं। हाँ बेटा, मैंने देखी है। हाँ बेटा, सबने देख ली है। एक तू और तेरे पापा बाकी थे, उसमें से आज तूने भी देख ली। अब एक ही बचा है। बचा हूं और बचा ही रहना चाहता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके इस आर्ट गैलरी में। और आप साहिल को स्कूल की जगह पे आर्ट गैलरी में लेके गए? हाँ। अरे क्यों? अरे क्यों क्या?
हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से इतनी अच्छी आर्ट गैलरी बनी है, तो मैंने सोचा कि बच्चे को लेकर जाऊं तो उसके मन पर अच्छा असर होगा, इसलिए देख लेकर गया। आपने सोचा मतलब मैंने आपसे कहा था कि मेरे बेटे को धार्मिक प्रवृत्ति से इंट्रोड्यूस मत करवाइए, फिर आप उसे क्यों लेके गए? क्योंकि ये अनुभव का एहसास अति पावन है। हमारे जिन शासनों के किरदारों की गाथा सुनकर, उनके बारे में जानकर आपको सही राह मिल सकती है। इसीलिए आप कभी भी अगर गलत रास्ते पर जाने का सोचे तो उसके पहले 100 बार विचार करेंगे। मुझे मेरे बेटे को ऐसा अनुभव नहीं करवाने देना है। कितनी बार कहा है आपसे, कितनी बार पापा, कि मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता हूं और ना ही मेरे बेटे को यकीन करवाना चाहता हूं। इसीलिए मैं इन सारी चीजों से उसे दूर रखता हूं। मैंने उसका एडमिशन उस स्कूल में किया है जब वो धार्मिक चर्चाओं से दूर रहे। देखो बेटा, हमारे जैन धर्म का महान इतिहास, हमारी महान संस्कृति, ये सालों साल हमें बचा कर रखनी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचानी है। इसीलिए इसके हित के लिए तो मैं उसे लेकर गया था। अब क्यों उसे बिगाड़ रहे हैं? इसे ये मेरा कोई नहीं लगता है, सिर्फ तेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये साहिल मेरा कोई नहीं लगता। अरे मेरा पोता है ये मेरे पोते को मैं दुखी नहीं देख सकता। कितने दिनों से बेचारा कह रहा था कि पापा मुझे आराध्य आर्ट गैलरी दिखाने ले चलो, लेकिन नहीं, तुम तो। आपको पता था ना कि मैंने मना कर दिया है, फिर मेरे घर में मेरे खिलाफ जाने की क्या जरूरत है पापा आपको? तेरा घर? ये घर सिर्फ तेरा ही है? ये घर मेरा भी है और ये बच्चा भी मेरा है। इस बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका निर्णय, इसका डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगा। डिसीजन, पावर, बस दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करते करते तू खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जाने दो, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। सुनिए, देखिए आप शांति रखिए, भूल जाइए ना सब कुछ। पापा, क्या समझते हैं आप अपने आप को? जब देखो तब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं, मेरे ही बच्चों के सामने मुझे गलत ठहराते हैं। अरे खुद तो उनकी नजर में उठ जाते हैं, पर मैं मेरे ही बच्चों की नजर में गिर जाता हूं। सबको यही लगता है कि मैं सबकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूं। अरे पर कोई ये नहीं समझता कि मैं उनके अच्छे के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए सब कर रहा हूं। पर बस अब बहुत हुआ, अब सहन नहीं होता। मैंने फैसला ले लिया है, अब इस घर में या मेरे नियम चलेंगे या पापा के। लेकिन पापा, आपके इस व्यवहार को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? तुझे मेरे घर में किसने आने दिया? तुम्हारे मन ने। क्या आप बकवास कर रहे हो? पापा, मम्मी, साहिल, शांत हो जाओ करण, शांत हो जाओ। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूं। क्या हुआ पापा? आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये हमारे घर में घुस आए हैं। कौन? आप किसकी बात कर रहे हो? अरे साहिल, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये रूम में आपके अलावा और कोई है ही नहीं। अरे ब्रो, तू मानेगा नहीं, आज मैं आराध्या आर्ट गैलरी में गया था। वहां मैंने राजा कौणी की स्टोरी सुनी। अरे क्या ऑसम स्टोरी है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं महाराजा कौणिक। कौणिक? मेरे पापा मुझे बचपन में पौराणिक गाथाओं सुनाते थे जैन की। वही राजा कौणिक ना? हाँ। और तुम यहां क्यों आए हो और मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हो? आईने के सामने वही दिखता है जो दृश्यमान होता है। मेरे भाव और विचार तुमसे बहुत मेल खाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देता हूं। तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार मेरे जैसे? मेरे भाव, मेरे विचार तुम्हारे जैसे? मैं कुछ समझा नहीं। मैं भूतकाल का कौणिक हूं और तुम वर्तमान काल के, तो है ना हम दोनों एक जैसे?
हम दोनों कैसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हें तो अपने पिताजी को जेल में कैद कर दिया था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम दोनों एक कैसे हुए? मुझे राज्य पर अधिकार चाहिए था और उस अधिकार के कारण मैंने अपने पिता को जेल में कैद कर दिया था। तुम्हें भी तो अपने घर पर, अपने घर के लोगों पर अधिकार चाहिए, तो तुम भी... एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने पिताजी को जेल में कैद नहीं किया है। मैंने अपने पिता को प्रत्यक्ष रूप से जेल में कैद कर दिया था, तो तुम भी तो अपने पिता को असमाधि रूप के मानसिक जेल में कैद कर चुके हो। पापा, इस घर में सिर्फ मेरे डिसीजन चलेंगे। मेरे बच्चों की परवरिश मेरे हिसाब से होगी, आपके हिसाब से नहीं। पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे सब कुछ आता है। प्लीज ये बार बात में ना मुझे ना टोका मत करो, सजेशन मत दिया करो। एक्सक्यूज मी, तुम 2600 साल वर्ष पुराने हो और इंग्लिश कैसे? कहा ना, तुम्हारे मन से। और ये सब अधिकार नहीं है तो और क्या है करण? हाँ तो सब सही है ना। इतने सालों तक उनका समय था तो वो निर्णय लेते थे। अरे अब मेरा समय है तो मैं निर्णय लूंगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। निर्णय लेना गलत नहीं है, लेकिन विवेक किए बगैर किसी को नीचा दिखाकर अपने निर्णय का आग्रह करना और अपने पिता का अभिनय करना गलत है। जिस पिता ने हमें बोलना सिखाया, उसके सामने हमें ऊंची आवाज में बोलना गलत है। जिस पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी के सामने उंगली दिखाना गलत है। करण, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और तुम्हें तुरंत जाकर अपने पिता से माफी मांग लेनी चाहिए? माफी? पर क्या? भाव विशुद्ध होते ही शुभ कार्य कर लेना चाहिए, इसमें देरी किस बात की? और वो तुम्हारे पिता हैं, उनसे माफी मांगने में कौन सी बड़ी बात? मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय बदलते ही परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। हो सकता है तुम्हारा अभी क्षमा मांगने का भाव भी बदल जाए, और हो सकता है कि जब तुम्हें क्षमा प्राप्त हो तब तुम्हारे पिताजी ही तुम्हारे साथ ना रहे। ये तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जहां से आए वहां से वापस लौट जाओ। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी? समय? मेरे पास भी समय नहीं था। जीवन भर मैंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, षड्यंत्र रचे, उन्हीं के राज में उनको कैद कर दिया। तुम्हें पता है, जिस पिता ने मुझे जीवन दान दिया, जिसकी वजह से मैं जीवित था, मैंने उसी के प्राण हर लिए। जब तक मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुके थे। मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए पुरुषार्थ भी किया, और तब समय ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मेरे पास समय था तब समय मेरे पास नहीं था, और अब जब मेरे पास समय है तब मेरे पास समय नहीं। करण, मैं कितना दुर्भागी पुत्र हूं ना। पूरे जीवन में एक बार भी अपने पिता के चरणों में बैठ के उनकी सेवा नहीं की, और अंतिम क्षण में जब मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे मैं क्षमा मांगना चाहता था, तो इस वक्त ने मुझे इतना सा भी समय नहीं दी। तुम किस भरोसे पे जी रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वक्त मिलेगा? कहीं तुम्हें भी मेरी तरह पूरा जीवन पछताना ना पड़े, कहीं तुम्हें भी मेरी तरह यह शल्य तुम्हारे दिल में चुभता ना रहे। मुझे जीवन का नहीं पता, लेकिन मृत्यु के समय कहीं तुम्हारे दिल में कोई अफसोस ना रहे, इसलिए मैं यहां आया हूं। करण, जब हम लोग गलतियां करते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, तो जब हम माफी मांगते हैं तो हमें क्यों सोचना इतना? क्यों? देखो मेरी बात, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। ये आजकल की बहुओं को जिम्मेदारी का जरा भी ख्याल नहीं। अरे बच्चा स्कूल में गया है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। नमो आयरियाणम, नमो। अरे इतनी भी क्या नींद प्यारी?
हाँ, लेकिन उनको कहना भी कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि करती तो वही है जो उनकी इच्छा होती है। नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। चारुलता, किसे याद कर रही हो? प्रभु को या अपनी बहू को? कौन है? कौन है? कौन है? मथेन वंदामी महासती जी। मुझे लगता है प्रभु से भी ज्यादा तुम्हें अपनी बहू प्रिय है, तभी तो प्रभु का नाम लेते हुए भी रह रहकर तुम्हें अपनी बहू की याद आ रही है। आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। मैंने आपको कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कहां देखा है मैंने आपको। कहां देखा है मैंने आपको? हाँ, आप तो चंदन बालाजी जैसे दिख रहे हो। वो आराध्या आर्ट गैलरी, वो पेंटिंग जो मैंने देखी थी, कहीं आप चंदन बालाजी? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की प्रथम साध्वी चंदन बाला। चंदन बालाजी, मैं तो धन्य हो गई, धन्य। आप स्वयं मेरे घर पर। चंदन बालाजी, बरसों से मेरे मन में एक प्रश्न था, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? अवश्य। मैं जब भी आगम वाचन करती, तब मेरे मन में प्रश्न होता कि आपको भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम प्रवर्तनी के रूप में नियुक्त किया था। आप तो 500 साध्वी जी के गण समुदाय का ध्यान रखते, उन पर अनुशासन करते, फिर भी आप संभाव में रहते, प्रसन्नचित्त रहते। और मैं अपनी एक बहू को भी नहीं संभाल पाती। न वो मुझे समझ पाती है, न मैं उसे। हमारे परिवार में सिर्फ चार जन हैं, फिर भी न हमारे बीच कोई समाधि है, न कोई शांति। आप ये सब कैसे करते थे? जिस घर में छोटों को मान दिया जाता है, उस घर में छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं। जिस घर में छोटों की भावनाओं का आदर किया जाता है, उस घर में छोटे बड़ों का प्यार से सत्कार करते हैं। जिस घर में छोटों की इच्छाएं, परिस्थितियों का दमन नहीं, बल्कि उन्हें जानने का प्रयत्न किया जाता है, उस घर में छोटे बड़े की हर इच्छा का स्वीकार करते हैं। जिस घर में छोटों की भावों का आदर किया जाता है, उस घर में छोटे बड़ों ने उन पर किए हुए किसी भी उपकार को कभी नहीं भूलते। जिस घर में समझाने से ज्यादा एक दूसरे को समझा जाता है, वही घर उपाश्रय बनता है। तुम मुझे इस आगम में से किसी गाथा का अर्थ समझा सकते हो? मुझे तो ये भाषा भी नहीं आती, तो फिर मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? आप कोशिश तो कीजिए। अब सम्मा हसण वर वैर दड़ रूढ़ गाड। अब आपने कुछ कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन आप इसे ठीक से समझ नहीं पाई। आखिर क्यों? क्योंकि आपको इसकी लिपि आती है, लेकिन इस भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए इन शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों को आप समझ नहीं पाएंगी। ठीक इसी तरह जब तक हम किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को
उनकी गतिविधियों को जानने का, मानने का, समझने का प्रयत्न नहीं करते, उनकी अवस्थाओं से परिचित नहीं होते, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम उन्हें गलत समझने की स्वयं गलती कर लें, और हो सकता है कि हम गलत हो और वो सही। पर हम बड़े हैं, हमने दुनिया ज्यादा देखी है, इसीलिए हमारा अनुभव भी ज्यादा है। हम किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही परख लेते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। मृगावती जी को समय का ध्यान नहीं रहा। वह सूर्यास्त के बाद उपाश्रय पहुंचे। जैसे ही वो पधारे, मैंने बिना कारण जाने उन पर कठोर अनुशासन किया। तुम भी वही कर रही हो। सृष्टि की परिस्थिति बिना समझे तुमने उस पर गुस्सा किया। हम बड़े अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम कई बार बिना कारण जाने हमारे छोटों पर अपना हक और अधिकार जताते हैं। उनकी व्यथा व्यक्त करने के लिए हम उन्हें ना तो संधि देते हैं, ना उन्हें सुनने की हमारी कोई तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं और हम हमेशा सही ही होते हैं। ऐसी हमारी परिस्थिति होती है। तुम भी यही गलती कर रही हो चारुलता। सृष्टि को समझने का प्रयत्न करो, उसकी इच्छा है, उसकी परिस्थिति जानने का प्रयास करो। एक बार, बस एक बार। हाँ, मैंने सृष्टि पर कई बार अधिकार जताया। उसकी छोटी सी भूल के कारण भी मैंने कठोर व्यवहार किया उसके साथ। मैंने उसकी परिस्थितियों को समझने की कभी भी कोशिश नहीं की। भूल तो हुई है मुझसे, पर माफी मांगू कैसे? बड़ी होकर मैं अपनी बहू से माफी मांगूंगी तो कैसा लगेगा? तुम्हारे सामने उपस्थित ये चंदन बाला 500 शिष्याओं की प्रवर्तिनी होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने से छोटी शिष्या के माफी मांगने की वजह से है। मृगावती के प्रति जो अशातना हुई थी, उस बात पर माफी मांगने पर ही मुझे मोक्ष मिला है। चारुलता, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपना बड़े होने का अहंकार दिखाना है या अपने से छोटे को माफ करके अपना बड़प्पन बताना। सृष्टि, सृष्टि, मेरी टाई कहाँ पर है? अरे वही तुम्हारे ड्रॉर में रखी है। और तुमने आज बैग के वहां पे वही पुरानी बैग रखी, नई बैग लाना भूली गई। अरे तुम्हारे सामान के पास रखी थी मैंने बैग, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। सृष्टि, तुम्हें पता है आज मेरी एमएनसी के साथ मीटिंग है, तो मैंने तुम्हें फाइल निकालने को कहा था। वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो वो भी भूल गई। तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना काम होता है। मुझे आज ही ये फाइल रेडी करके सर को भेजनी है। काम के चक्कर में मेरे दिमाग से ही निकल गया। आज रात तक मैं पक्का तुम्हारी सारी फाइल्स निकाल के रख दूंगी। और सुनो, ज़रा ये एक फाइल चेक कर लोगे? मुझ पर काम का बहुत ओवरलोड है। मैं तुम्हें ईमेल करती हूँ, कैन यू प्लीज हेल्प? सृष्टि, तुम्हें पता है कि मेरी सैलरी कितनी है? 1,50,000। और तुम्हारी कितनी है? कितनी है? 50,000। 50,000। हम दोनों के बीच की सैलरी में 1 लाख का फर्क है। वैसे ही जैसे तुम्हारी फाइल की क्वालिटी में। डू वन थिंग, जस्ट लीव दिस जॉब। आई हायर यू, आई पे यू 50,000 एज माई पर्सनल असिस्टेंट। नॉनसेंस। कभी कभी मेरी भी मदद कर लिया करो। मैं भी तो तुम्हारे लिए इतना करती हूं ना। तुम्हारी पत्नी हूं मैं, कोई नौकरानी नहीं हूं। और आगे से मुझे मत कहना किसी भी काम के लिए।
कांट टेक दिस एनी मोर। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूं, जो चाहा है जैसा चाहा है वैसा किया है। अपनी जिंदगी मैंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जी है, कभी अपने मन के अलावा किसी और की नहीं सुनी। और अब कभी मम्मी जी की सुनो, कभी करण की, तो कभी बच्चों की, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं क्या चाहती हूं कोई समझता ही नहीं है। कितने प्रॉमिसेस किए थे समर्थ ने मुझे, कितना विश्वास था मुझे उस पर कि वो मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करेगा। पहले तो वो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करता था, मेरी हर खुशी का ध्यान रख, मैं कुछ भी मांगू उससे पहले ही हाजिर कर देता था। लेकिन अब कुछ भी करने से पहले पूछना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया, इस बंधन में मैं और नहीं रह सकती। घुटन हो रही है मुझे, इतनी पाबंदी, ये करो ये मत करो, इनफ इज इनफ। मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, आई एम केपेबल। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, करण की भी नहीं। आई डोंट नीड हिम एनी मोर। अब चाहिए तो सिर्फ मुक्ति, डिवोर्स। फैसला पक्का है या उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है? कौन हो तुम? मैं तुम हो। मतलब आज मैं तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाने आई हूं। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं श्वेतांबिका नगरी के राजा की महारानी, रानी सूर्यकांता। What? Who? रानी सूर्यकांता? What are you saying? ओह, रानी सूर्यकांता, मतलब वो जिन्होंने अपने पति को जहर खिलाकर मार दिया था? हाँ, वही। पर तुम यहाँ? क्योंकि तुम मैं हो और मैं तुम। एक मिनट, कौन से एंगल से हम दोनों सेम हैं? ना तो मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी तरह सोचती जरूर हो। मैं तुम्हारी तरह सोच कैसे सकती हूँ? हम दोनों ही एक संबंध के बंधन में बंधे हुए थे। हर संबंध का साथ स्वार्थ होता है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक संबंधों में सांसें रहती है, और स्वार्थ के पूर्ण होते ही संबंधों का दम घुटने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। जैसे ही मुझे पता चला कि राजा से मिलने वाले सारे भोग विलास, रिद्धि समृद्धि की सारी सुख की सांसें अब धीरे धीरे कम होने वाली है, वैसे ही मेरे उनके साथ के संबंधों का दम घुटने लगा। मेरे अधिकार, मेरे खुशियों के छीनते ही जैसे आवेश में आकर मैंने उन्हें जहर देने का निर्णय कर लिया। तुम भी तो अपनी इच्छाएं, अपनी आजादी के छीनते ही अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हो गई हो। मैंने शायद जहर देकर द्रव्य हिंसा की थी, तो तुम भी तो अपने पति को मानसिक तनाव देकर, उन्हें बार बार अपमानित करके, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर भाव हिंसा कर रही हो। भाव हिंसा? किसी के मन में अशांति लाना, असमाधि लाना, किसी के मन के भावों को कलुषित करना, ये एक प्रकार की हिंसा ही तो है। मुझे किसी भोग विलास का कोई स्वार्थ नहीं है। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें संबंध का स्वार्थ है। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे संबंध पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए अब तुम उन्हें छोड़ना चाहती हो। जैसी स्वार्थी मैं थी, वैसी स्वार्थी तुम भी तो बन रही हो। जिस स्वार्थ के कारण मैंने अपने संबंध तोड़े, उसी स्वार्थ के कारण तुम भी तो अपने संबंध तोड़ने जा रही हो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी खुशियों को गौण करके सबके सामने झुक जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं? कभी भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहूं तो इसमें गलत क्या है? हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? नदी के तट पर बहुत सारे वृक्ष होते हैं। बाढ़ आने पर बांस का वृक्ष अपनी शाखाओं को झुका देता है, जबकि अन्य वृक्ष अकड़ में खड़े रहते हैं, झुकते नहीं।
तो क्या लगता है ऐसे तूफान में कौन से वृक्ष बच पाएंगे? जो झुक जाते हैं वो, या फिर जो अकड़ में खड़े रहते हैं वो? स्वाभाविक है, जो वृक्ष बाढ़ में झुक जाएंगे वही तो बच पाएंगे। तो फिर बाढ़ में स्वयं को बचाने के लिए झुक जाना ये समझदारी है, या फिर अकड़ में खड़े रहकर अपने प्राणों को गवा देना ये समझदारी है? कभी कभी हमारे संबंधों में समस्याओं की बाढ़ आ जाती है। उस समय जो बांस बनता है वो उन समस्याओं में संभल जाता है, और जो अकड़ में रहता है वो गिर जाता है, टूट जाता है, डूब जाता है। वैसा ही हुआ था मेरे साथ। किसी के प्रति अल्प क्रोध, आगे बढ़कर नापसंदगी, और उससे भी आगे बढ़कर द्वेष और जहर में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध से नापसंदगी तक तो मैं पहुंच चुकी हूं, क्या यह आगे चलकर द्वेष और जहर में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है, चलो मैं झुक भी जाऊं, सब कुछ भूल भी जाऊं, लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि माफी मांगना कायरों का काम है और मैं कायर नहीं। किसी के सामने हाथ जोड़ना, झुक जाना, अपने अस्तित्व को शून्य कर देना, अपनी गलती स्वीकारना, उसके लिए बहुत ही साहस की, वीरता की, शौर्यता की जरूरत पड़ती है। किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन किसी को माफ कर देना बहुत ही कठिन। किसी की कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन किसी को क्षमा देना नामुमकिन। हम किसी की भूलों को बड़ी अच्छी तरह से याद रखते हैं, लेकिन जो कोई उन भूलों को भूल सकता है वही तो भगवान बन सकता है। अब तुम बताओ, माफी कौन मांग सकता है? जो कायर है वो, या फिर जो शूरवीर है वो? तुम क्या बनना चाहते हो, कायर या फिर शूरवीर? अरे बेटा, सब कुछ बराबर पैक कर लिया है ना? कुछ भूल तो नहीं गया? हाँ, 1 साल के लिए जा रहे हो, अपनी दादी को याद तो रखोगे ना? अरे हाँ दादी, मैं तो यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा। यूं जाएगा, देख वहां पे प्रॉपर से खाना पीना ध्यान रखना अपना, स्कूल में प्रॉपर जाना। हाँ साहिल, ये ले, तेरे फेवरेट थेपले बनाए हैं, ट्रेन में ध्यान से खा लेना, ठीक है? साहिल, दादी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अपनी दादी को याद तो रखोगे ना? अरे हाँ दादी, कैसी बातें कर रहे हो आप? इसलिए तो मैं अपने साथ कुछ मेमोरीज लेकर जा रहा हूँ। मतलब? फैमिली फोटो। भैया अंदर आइए, आइए आइए। अरे ये क्या, आप लोगों के बीच में तो बहुत सारा फासला है। अरे फासला थोड़ा कम कीजिए, नजदीक आइए, नजदीक। कह दे सॉरी, आओ कह दे सॉरी। सृष्टि बेटा, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? बड़ों के हाथ आशीर्वाद के लिए बने होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं।
झुकना तो मुझे चाहिए। यही गलती हम बड़े करते हैं। हम छोटे को झुकाना जानते हैं, पर उनका दिल जितना नहीं। बेटा, मुझे बड़ा होकर लीडर नहीं, तुम्हारी हर परिस्थितियों को समझकर तुम्हारा सपोर्टर बनना है। हो खत्म करे पास्ट की भैया, अब हम क्लोज आ चुके हैं, अब क्लोजअप लीजिए। ये हुई ना बात। पापा, आपको पता है जब मैं छोटा था, छोटी छोटी गलती करता रहता था, तो सबसे पहले आपके पास आकर आपसे शेयर करता था, उसके बाद ही खाना खाता था। एक बार एक गलती से आपके ऑफिस के पेपर में मैंने पानी गिरा दिया था। उस दिन आप ऑफिस से लेट आए थे। उस दिन मैं बिना खाए सो गया था पापा। तब तो तू बहुत छोटा था बेटा, लेकिन अब बड़ा हो गया है। नहीं पापा, मैं आज भी आपका वही छोटा बेटा हूं और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे माफ कर दीजिए पापा। आई एम सॉरी, सॉरी पापा, हो खत्म करे पास्ट की सॉरी। हो खत्म करे पास्ट की स्टोरी। सृष्टि, मैंने कभी तुम्हारे काम को, कभी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अपनी परिस्थितियों में इतना उलझा हुआ रहा कि मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी। झगड़े कहाँ नहीं होते, हाँ? और हमारी उलझन कब ज्यादा उलझती गई पता ही नहीं चला। और मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी। हमारे पास जरा सा दुख क्या आया, मैं तो जैसे तुमसे दूरी चली गई। I'm sorry समर। नहीं, अब से ये नहीं होगा, पर ये होगा। ओ बढ़े संबंधों की ग्लोरी। कह दे आई एम सॉरी। हो खत्म करे। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम पूरी फैमिली साथ मिलकर कब जा सकते हैं आराध्या आर्ट गैलरी में? तू कैसे, कब? इस दुनिया ने मुझे समझदार तो बनाया है, पर समझदार को सुधारने की ताकत तो धर्म में ही होती है। अपने गुण धर्मों को पहचानने की ताकत तो धर्म में ही होती है। ऐसे ही हमारे जिन शासन में कितने सारे पात्र हैं, उसमें से एक पात्र ने मेरा जीवन बदला है। मैं ऐसे सारे पात्रों को मिलना चाहता हूं, अपने जीवन को सरल बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। चलो चलो, अब ले लो हमारे फैमिली फोटो। अरे भाई, मैं तो यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी करने आया था, लेकिन लगता है मैंने तो पूरी इमोशनल मूवी ही शूट कर ली है। अब एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ। से चीज नहीं नहीं, से चीज नहीं, से सॉरी। सॉरी। मैंने शुरू में कहा था ना आपसे, जेलेसी, ब्लेमिंग, पॉसेसिवनेस, ईगो और सेल्फ नेगेटिविटी, इन सारे नेगेटिव इमोशन के जन्म का सिर्फ एकमात्र कारण है, वो एक शब्द का अभाव, वो एक शब्द की अनुपस्थिति। आप सभी जानना चाहते हैं ना कि वो एक शब्द कौन सा है? वो एक शब्द है क्षमा। और आज ये फैमिली क्षमा को अपनाकर एक परफेक्ट फैमिली बन गई है। किसी को क्षमा करना यानी एक कैदी को आजाद करने के समान है, और ये जानना कि वो कैदी स्वयं आप ही थे। इसलिए आओ कहे आई एम सॉरी, खत्म करे पास की स्टोरी। इस पर्यूषण हमें बदला नहीं लेना है, लेकिन बदलाव लाना है।
कह दे सॉरी, आओ कह दे सॉरी।